हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम पीसीएस क्रक्स पर कर रहे हैं संविधान भाग 12। तो आज हम करेंगे इसी कॉन्टेक्स्ट में अनुच्छेद 280। जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल 280 वित्त आयोग के बारे में है। वित्त आयोग का प्रावधान करता है आर्टिकल 280, जो कि एक अर्धन्यायिक निकाय है और इसका जो गठन है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। तो 280 मेंशन आपने 280 का जो मेंशन है वो वित्त आयोग के बारे में, ये आपने बहुत बार सुना होगा। आज हम इसकी एक एक डिटेल कर लेंगे क्लास में, जिससे कि आपके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से वो इजीली आप उसको टैकल कर सको। ठीक है। अनुच्छेद 280 एक में प्रावधान है। देखिए, 280 में प्रावधान है वित्त आयोग का गठन, जो कि राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 280 एक में संविधान के प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर, यानी कि जब हमारा संविधान बना था, वो लागू हुआ 1950 में, उसके 2 वर्ष के भीतर प्रेसिडेंट को ये अधिकार था कि वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन करे। ठीक है। उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर, यानी कि शुरू में जो हो गया गठन, मान लो 1950, आपको याद होगा कि 1951 में गठन हुआ था वित्त आयोग का। ठीक है। तो इसके 5 वर्ष यानी कि 1956 में। ठीक है। तो 1956 में गठन हो जाना चाहिए अगले 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का। ठीक है। तो यही यहाँ पर मेंशन है कि प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेंगे। ठीक है। तो आर्टिकल 280 एक में मेंशन है कि एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 280 दो, जो कि वित्त आयोग की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 280 दो में संसद कानून द्वारा आयोग के सदस्यों की अपेक्षित योग्यताएं, यानी कि जो योग्यताएं होंगी अध्यक्ष और सदस्य जन की, वो चयन पद्धति निर्धारित करने की जो शक्ति है वो संसद के पास होगी। ठीक है। यानी एक अध्यक्ष और जो 4 सदस्य होंगे, प्रेसिडेंट उनको नियुक्त करेगा, लेकिन उनकी जो योग्यताएं होंगी उनका जो निर्धारण है वो संसद करेगी, और वो भी एक कानून के द्वारा। ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेश में निर्दिष्ट अवधि तक पद पर बने रहते हैं। यानी कहने का मतलब है 5 वर्ष, बिल्कुल स्पेसिफिक 5 वर्ष नहीं है भाई। कब गठन किया गया, ठीक है, गठन वित्त आयोग का कब हुआ, उस पर डिपेंड करेगा। अगर अभी जैसे बात की जाए तो 16वां जो वित्त आयोग है वो गठित हो चुका है। ठीक है। और जो इनके अध्यक्ष है 16वें के, वो है अरविंद पनघड़िया। ठीक है। ये नाम तो आपको याद होगा। ठीक है। तो पनघड़िया साहब है जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है। तो यानी ये अभी 2025 में गठन हुआ है इसका। अगले 5 वर्षों के लिए ये सिफारिश पेश करेंगे, जिनको कि राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखेंगे। ठीक है। तो बात ये है कि कोई स्पेसिफिक निर्धारण नहीं है कार्यकाल का। थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, 5 वर्ष में कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। और जो स्पेशल बात है यहाँ पर वो मेंशन है कि पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, यानी कि जो सदस्य है या अध्यक्ष है वो दोबारा से नियुक्त किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं वित्त आयोग के अलावा सीएजी की बात करते हैं, तो सीएजी में पुनर्नियुक्ति नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर पुनर्नियुक्ति का अधिकार रखते हैं अध्यक्ष और सदस्य जन। अब योग्यताओं के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो है योग्यता अध्यक्ष के लिए ये एक प्लस हो जाती है। ठीक है, कि सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए अध्यक्ष पद के लिए किसी भी उम्मीदवार के पास। ठीक है। इसके अलावा 4 जो है ये अन्य सदस्यों के लिए और अध्यक्ष के लिए भी ये सारे के सारे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर दिया था प्लस। ठीक है। तो अध्यक्ष के लिए सार्वजनिक मामलों का अनुभव भी जरूरी हो जाता है। साथ में ये चारों योग्यताएं, जो कि अन्य सदस्यों के लिए सिर्फ ये 4 योग्यताएं मेंशन होनी जरूरी है। ठीक है। तो हाईकोर्ट का न्यायाधीश हो या न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य हों वो। ठीक है। तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है पूर्व न्यायाधीश भी हो सकते हैं, या न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखते हो तो भी वो सदस्य बन सकते हैं। इसके अलावा वित्त व लेखा का विशेष ज्ञान। अब आपको ध्यान रखना है भाई, वित्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए जरूरी हो जाता है कि वित्त की उनको नॉलेज हो, वित्त की जानकारी हो। ठीक है, वित्त के ज्ञाता हो। तो इसीलिए वित्त व लेखा का विशेष ज्ञान होना चाहिए, वित्तीय मामलों व प्रशासन का व्यापक अनुभव होना चाहिए, और अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान। ठीक है। तो आपने देखे होंगे जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, स्पेशली आईएएस या आईआरएस होते हैं। आईआरएस तो इसलिए क्योंकि इनको वित्त और लेखा की नॉलेज होती है काफी। ठीक है। साथ में ये कुछ जो होता है वो डॉक्टर्स भी होते हैं, लॉ भी किए हुए होते हैं, तो भी ये एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र इकोनॉमिस्ट भी होते हैं। ठीक है। तो ये विशेष ज्ञान यानी होना चाहिए अन्य सदस्यों की योग्यताओं के लिए भी और अध्यक्ष पद के लिए। ठीक है। और निर्धारण कौन करेगा इन योग्यताओं का? संसद। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे इन वित्त आयोग के कार्य की, जो कि अनुच्छेद 280 3 में मेंशन है। संघ व राज्यों के बीच शुद्ध आय का वितरण। ये तो आपको पता ही है कि भाई वित्त आयोग का गठन ही क्यों किया जाता है, जिससे कि जितने भी राज्य हैं देश के और जो संघ है या केंद्र सरकार है उनके बीच में जो भी धन है उसका अच्छे से वितरण हो जाए। यानी जो कर से उत्पत्तित, जो कर से निकली हुई आय है, ठीक है, जिसको कहते हैं विभाज्य पुल। ठीक है। तो विभाज्य पुल जो है, यानी कि जो विभाजन के लायक जो धनराशि है उसका सही से वितरण। ठीक है। इसी को शुद्ध आय भी कहते हैं। शुद्ध आय आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी कि जो एकत्रीकरण से जो खर्चा है एकत्रीकरण का,
वो माइनस कर लिया जाए तो शुद्ध आय प्राप्त होती है। तो उसका वितरण संघ और राज्यों के बीच, तो इसका जो फॉर्मूला है वो कौन देते हैं? वित्त आयोग देते हैं। तो ये मुख्य कार्य है वित्त आयोग का। इसके अलावा वे सिद्धांत जो भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व के लिए सहायता अनुदान को निर्धारित या नियंत्रित करेंगे। वही सहायता अनुदान, इसका मतलब ये है कि सहायता देने के लिए किसी भी राज्य को केंद्र एक राशि प्रदान करते हैं संचित निधि से, ठीक है? तो संचित निधि को एक तरह से नियंत्रित करना भी अधिकार है वित्त आयोग का। उसके लिए नियम बनाना, उसके लिए सिद्धांत गढ़ना, ये कार्य वित्त आयोग करेंगे, ठीक है? इसके बाद जो अन्य कार्य है वो है राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर, यानी जो देखिए सभी आपको पता ही है ना कि जब हम बात करते हैं आर्टिकल 243 आई की, आई स्टैंड्स फॉर इनकम, ठीक है? यानी कि ये वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग गठित किया जाता है इस आर्टिकल के थ्रू। तो इसमें राज्य वित्त आयोग जो सिफारिशें देते हैं, उनको ध्यान में रखना बताया गया है कि राज्य वित्त आयोग ने कोई सिफारिश दी है अगर राज्यों को, तो पंचायत निकायों को, ठीक है? और संसाधन पूरक, यानी जो पंचायत्स हैं, उनको अपने रिसोर्सेज़ को फुलफ़िल करने के लिए या रिसोर्सेज़ को और भी ज़्यादा एलिजिबल, जिससे कि फंड्स आने शुरू हो या इनकम आनी शुरू हो, तो उसके लिए कुछ कार्य करने पड़ेंगे ना। तो उसके लिए भी अ, एक तरह से उस निधि को बढ़ाने के लिए जो आवश्यक उपाय है, यानी कि एक तरह की जो सिफ़ारिश है कि भई आप क्या-क्या कर सकते हो अपने संसाधन या अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, तो पंचायती निकायों को इस तरह के उपाय सुझाता है, जो कि पहले से तो सुझाता है राज्य वित्त आयोग, लेकिन उसी की ही दोबारा से जो सिफ़ारिश हुई है, उसको एक तरह से रिवाइज़ फ़ॉर्म में जो केंद्रीय वित्त आयोग है, वो कार्य करता है, ठीक है? आई होप अब आपको समझ आ गया हो कि राज्य वित्त आयोग की सिफ़ारिश पर पंचायत निकायों को संसाधन या राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय सुझाता है वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग। और जो नेक्स्ट कार्य है वो नगर पालिकाओं के लिए भी कार्य करता है, ना केवल पंचायत निकायों को। आपको पता ही है कि जो हमारा पंचायत सिस्टम है, वो 243 अ या आप कह सकते हो कि भाग जो 9 है उसमें तो पंचायत की बात करता है, जबकि भाग 9 ए में नगर निगमों की या शहरी निकायों की बात करता है। तो इसलिए दोनों तरह के निकायों के लिए सिफारिश या उपाय सुझाता है वित्त आयोग, ठीक है? इसके अलावा सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजा गया कोई भी अन्य मामला हो, यानी कि वित्त से संबंधित कोई भी मामला हो, वो राष्ट्रपति के द्वारा आयोग को भेजा जाता है अगर, तो उस पर भी हल या उस पर भी सुझाव या उस पर भी उपाय वित्त आयोग का कार्य हो जाता है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 280 तक तो हमने बात कर ली है। तो अब थोड़ा-सा अगर आप चाहते हैं तो मैं इसमें ये सॉरी ये एडिशन कर सकती हूँ कि पहले, दूसरे, तीसरे या अभी तक जो 15 हमारे अध्यक्ष रहे हैं वित्त आयोग के, वो मैं मेंशन कर सकती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जगह देख लेते हैं एक बार। जगह तो दिख नहीं रही। अ, यहाँ पर। तो हम यहाँ पर सारे जो वित्त आयोग है उनके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, जिससे कि आपको फिर दोबारा से कहीं और ना भटकना पड़े, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये ही इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है कि कौन से वित्त आयोग के कौन अध्यक्ष रहे हैं। अन्य सदस्यों की कोई जिक्र नहीं होता, बस इन्हीं का ही होता है। तो आज हम अभी पहले ये मेंशन कर लेते हैं। 16वें वित्त आयोग का तो आपको पता ही है, अरविंद पनघड़िया। अब हम बात कर लेते हैं बाकी के अन्य अध्यक्षों की। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख देती हूँ, सेकंड, ठीक है? नाम फटाफट कर लेते हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, यहाँ पर 12th, 13th, 14th एंड 15th, ठीक है? तो जो पहले अध्यक्ष थे वो है केसी नियोगी। जस्ट वेट। तो जो पहले थे वो केसी नियोगी। अच्छा, इससे पहले ना हम ये सारे जान लेते हैं। उससे पहले जो अभी हमारे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो तो पता है, अरविंद पनघड़िया। इसके अलावा जो सदस्य हैं, 4 सदस्य जन हैं, वो भी देख लेते हैं ज़रा, जिससे कि वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि करंट चल रहा है, ठीक है? तो जो करंट है वो है 16th, ठीक है? तो 16th में जो अध्यक्ष हैं वो तो है अरविंद पनघड़िया। देखिए राइटिंग थोड़ी-सी ऐसी आ रही है। ये आई होप आप समझ जाएँगे। और जो सदस्य हैं वो हैं 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है? एनी, जॉर्ज, मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडा, सौम्या कांति घोष, ऋत्विक रंजनम पांडे, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है मैथ्यू। देखिए ये क्या है, देखिए सारे के सारे आ गए यहाँ पे। घोष जो है बंगाल, याद रहेगा आपको। पांडा जो है और पांडे, ये भी याद रख सकते हैं। पांडा एक पांडे है, ठीक है? एक मैथ्यू है जो कि क्रिश्चियन नेम लग रहा है,
ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रहेगा। और पनघड़िया देखिए, पनघड़िया यानी कि पानी भरने गए सर, ठीक है? वहाँ पर 4 लोगों से मिले। वहाँ पर घड़े लेकर पांडे और पांडा मिले, ठीक है? फिर वहाँ घोष जी ने बताया कि मैथ्यू जी भी हैं। मतलब इस तरह से कुछ भी बना सकते हो। मैं इसी तरह से याद रख सकती हूँ अगर मुझे थोड़ा-सा भी कुछ भी मिलता है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि जो फर्स्ट से लेकर 15th आयोगों के अध्यक्ष हैं वो कौन-कौन रहे हैं। तो जो 19 पहले भी देख लेते हैं, 1951 में ये गठित हुआ था, केसी नियोगी, केसी नियोगी, ठीक है? जो सेकंड वित्त आयोग है उनके जो अध्यक्ष रहे 1956 में के संथानम, ठीक है? जो थर्ड वित्त आयोग वो बना 1960 में। देखिए अब यहाँ पे 51 में बना, यहाँ पे 56 में बना और यहाँ पे 60 में बना, है ना? तो कार्यकाल कुछ निर्धारित नहीं है, ये राष्ट्रपति के हाथ में है। तो ए के चंद्रा, ए के चंद्रा। फिर उसके बाद है 1964 में पीवी राजमन्नार, राजमन्नार, ठीक है? उसके बाद फिफ्थ जो है 1968 में बना महावीर त्यागी, महावीर त्यागी। 1972 में बना फिर छठा जो कि है के बी त्यागी, सॉरी रेड्डी, रेड्डी, ठीक है? तो जो सेवंथ बना वो 1977 में। देखिए अब यहाँ पर 4-4 का आ रहा था ना गैप, अब यहाँ पे फिर वापस से 5 साल का गैप है। यहाँ पे जे एम शेलाट, ये काफी डिफरेंट सा नाम है ना। 1977 वैसे भी आपको पता है कांग्रेस सरकार हट गई थी और जनता दल की सरकार आ गई थी, अलग ही सरकार थी और अलग ही नाम है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। उसके बाद है 1983 में एट्थ, 1983 में वाई बी चौहान, ये नाम तो याद होगा ना आपको, वाई बी चौहान। ये बेसिकली चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के। उसके बाद 1987 एन के पी साल्वे, ठीक है? एन के पी साल्वे। उसके बाद टेंथ बना जो 1992 के सी पंत। फिर 11वां बना 1997, सॉरी 98 में बना था ये, 6 साल का गैप था यहाँ पे, ठीक है? तो 98 में ए एम खुसरो, ए एम खुसरो, ठीक है? फिर 12th बना 2002 में सी रंगराजन। वैसे देखिए ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, मेन तो ये फर्स्ट सेकंड याद रख लो आप, ज्यादा करो तो 1977 का जीएम शल्लाट याद रख लो। उसके बाद सीधा ये 13वां 14वां और 15वां याद रखो। अगर सीक्वेंस आएगी भी तो भी आपको ध्यान रहेगा, एग्जामिनर को भी पता है भाई कितना याद रह सकता है किसी को, ठीक है? ये 2013 में और ये 2017 में। 2007 में जो 13वां बना वो डॉक्टर विजय केलकर, नाम तो सुना होगा आपको याद है ना, विजय केलकर। उसके बाद 2013 में डॉक्टर वाई वी रेड्डी, वाई वी रेड्डी, ठीक है? उसके बाद जो 15वां बना वो भी आपको याद होना चाहिए, आई थिंक याद भी होगा, एन के सिंह। और जो अभी 16वां बना है ये बना है 2023 में, ठीक है? ये बना है 2023 में, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए। और बना किस टाइम पीरियड के लिए? 2027 से लेकर 2032 तक के लिए, ठीक है? 21 से 26 तक का तो बना हुआ है 15वां, अब ये बना हुआ है, ओके? आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 281 की। तो आर्टिकल 281 बात करता है कि जो प्रेसिडेंट ने वित्त आयोग को सिफारिश की है, ठीक है? 280 में सिफारिश कर दी कि क्या-क्या आवंटन होना चाहिए, किस तरह से वितरण होना चाहिए संघ और राज्यों के बीच। तो आर्टिकल 281 में प्रेसिडेंट वित्त आयोग द्वारा दी गई हर सिफारिश को उस पर सरकार द्वारा दी गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण के साथ, यानी कि सरकार से भी वो एक तरह से उनके हाथों से भी निकल कर आ चुका है वित्त आयोग का जो परफॉर्मा है, ठीक है? यानी कि जो भी उन्होंने सजेस्ट किया है, सजेशंस दी है वित्त आयोग ने, वो सरकार के हाथों से भी निकल कर आ चुकी है। और प्रेसिडेंट अब दोनों सदनों के सामने पेश करेगा। संसद के जो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनके सामने पेश करने का जो दायित्व है, वो प्रेसिडेंट का हो जाता है, ठीक है? तो ये बात करता है आर्टिकल 281। बेसिकली इस आर्टिकल का जो उद्देश्य है, वो है कि जो वित्त आयोग ने सिफारिशें दी है, ठीक है? संघ और राज्यों के बीच राशि के बंटवारे से संबंधित या उनके रिसोर्सेज या जो उनकी समेकित निधियां हैं राज्यों की, उनमें किस तरह से वो बढ़ावा या उनमें हिस्सेदारी और ज़्यादा कर सकती है राज्यों की, उनसे रिलेटेड जो उपाय हैं या जो संसाधन है, उनसे रिलेटेड सिफारिशें जैसे कि तैसी वो संसद के दोनों सदनों के समक्ष पेश की जानी चाहिए, जिससे कि पारदर्शिता आएगी, ठीक है? तो बेसिकली उद्देश्य है पारदर्शिता लाने का कि वित्त आयोग ने जो भी सिफारिशें मेंशन की है वो एज इट इज सदन के सामने, दोनों सदनों के सामने रख दी जाए, जिससे कि केंद्र सरकार और संसद इन सिफारिशों पर विचार कर सके, ठीक है? ऐसा ना हो कि सरकार ने अपने फायदे की चीजें तो पेश कर दी है और
बाकी की नहीं की है। तो ऐसी ही सिचुएशन ना आए, इसीलिए प्रेज़िडेंट का काम या कर्तव्य बन जाता है कि दोनों सदनों के समक्ष एज़ इट इज़ सारी चीज़ें पेश कर दी जाए, जिससे कि पारदर्शी रहे सारी चीज़ें, ठीक है? महत्व क्या है इस आर्टिकल का कि राजस्व के वितरण, अनुदान और अन्य वित्तीय मामले यानी कि जितने भी वित्तीय मामले हैं, उनके संबंध में संतुलित और निष्पक्ष आर्थिक संबंध बनाए रखे जा सके संघ और राज्यों के बीच। ऐसा ना हो कि जो संघ है, वो अपनी मर्ज़ी से राज्यों को अनुदान दे सके या दे दे, या जो विभाज्य पूल है, वहाँ से जो राशि है, वो अपने पसंद के या अपनी पार्टी के राज्यों को ही दे, है ना? तो ऐसा सिस्टम ना हो, और ये बहुत ही संभावना रहती है लोकतांत्रिक देशों में जहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम्स होते हैं, ठीक है ना? कि अपनी पार्टी को सुपीरियर करने के लिए, आगे रखने के लिए वो इस तरह की काम कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए ही ये प्रावधान किया गया कि वित्त आयोग बाँटेगा, यानी कि एक जो निष्पक्ष संस्था है, निष्पक्ष और पारदर्शिता को ग्रहण किए हुए जो इंस्टीट्यूशन है या जो संस्था है, उनके हाथों में पैसा दिया गया। पैसा बाँटने का काम दिया गया, ठीक है? क्यों? जिससे कि संतुलित और निष्पक्ष आर्थिक संबंध बने रह सके, राज्यों के बीच में भी आपस में और केंद्र के साथ भी, जिससे कि राष्ट्रीय एकता भी बनी रहे, ठीक है? अब बात करते हैं आर्टिकल 282 की। आर्टिकल 282 बात करता है सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनुदान। सार्वजनिक उद्देश्य क्या होते हैं? सार्वजनिक उद्देश्य एक तरह से विवेकाधीन प्रकृति है इसके बारे में, यानी कि विवेक पर आधारित है सार्वजनिक उद्देश्य की कोई डेफिनेशन नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है कि सार्वजनिक उद्देश्य किसको माना जाएगा। भई जो भी लोगों से संबंधित है, पब्लिक से संबंधित है, वो सब सार्वजनिक उद्देश्य के अंदर आएगा, ठीक है? तो केंद्र व राज्य सरकारों को अनुमति, बेशक वे उद्देश्य विधायी क्षमता के दायरे से बाहर क्यों ना हो, ठीक है? यानी कि कोई भी उद्देश्य हो सकता है। विधायी क्षमता यानी कि विधायी डेफिनेशन में ना भी आए सार्वजनिक उद्देश्य, यानी कि किसी को भी किसी भी अ, उद्देश्य, किसी भी प्रॉब्लम को उद्देश्य बनाकर केंद्र या राज्य सरकार पेश कर सकती है सदन में, और उसके लिए अनुदान माँग सकती है सदन से, ठीक है? तो एक तरह से विवेकाधीन अधिकार हो जाता है राज्य सरकारों का भी और केंद्र सरकार का भी। आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब है आर्टिकल 283। आर्टिकल 283 जितनी भी निधियाँ हैं और खाते हैं, ठीक है? उनका प्रबंधन करने से संबंधित है। यानी कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है कि समेकित आकस्मिकता निधि और लोक खातों का जो प्रबंधन है, उसकी जो सुरक्षा या अभिरक्षा करना है, और जो भुगतान से संबंधित प्रावधान है, इन सब से रिलेटेड कानून बना पाए वो, ठीक है? तो कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है आर्टिकल 283 में। जब तक कानून नहीं, तब तक प्रेसिडेंट उनसे संबंधित नियम बना सकते हैं, और राज्यों में राज्यपाल भी यही कार्य करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली आर्टिकल 283 बात करता है संसद को अधिकार देने का, कि संसद को एक कानूनी अधिकार है कि वो समेकित आकस्मिकता निधि या लोक खातों का जो भी प्रबंधन, अभिरक्षा और भुगतान है, उससे संबंधित कोई भी प्रावधान या कानून बनाना चाहे तो बना सकती है, ठीक है? और जब तक कानून नहीं बना है, तब तक प्रेसिडेंट नियम बना सकते हैं, और राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल। अब बात करते हैं आर्टिकल 284 की। आर्टिकल 284 बात करता है लोक सेवकों और अदालतों द्वारा प्राप्त जमा राशि और अन्य धन की अभिरक्षा से संबंधित। अभिरक्षा यानी कि सिक्योरिटी से। ये तो आपको पता ही है कि जब आप कभी डीएम के ऑफिस जाते हो या एसडीएम के ऑफिस जाते हो, तो आपने देखा हो बहुत तरह के जुर्माने लगते हैं लोगों पर, ठीक है? ज़मानत वगैरह भी होती है, तो वो जो राशि होती है, चाहे वो ज़मानत राशि हो, ठीक है? चाहे वो भुगतान पत्र से संबंधित जुर्माना वगैरह हो, ठीक है? तो इनसे जो पैसा कलेक्ट होता है, वो वापस भी देना पड़ सकता है लोगों को, है ना? तो इसीलिए जो सार्वजनिक खाता है, उसके अंदर कलेक्शन होता है। इससे क्या होता है कि एक तो वो पैसा अगर देखो कलेक्ट नहीं होगा, किसी खाते में नहीं जाएगा, तो उसका कोई हिसाब-किताब नहीं रहेगा, पता ही नहीं चलेगा वो पैसा गया कहाँ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर में एक 2 तरह के खाते बनते हैं, कि एक तो इम्पोर्टेंट वर्क के लिए, ठीक है? और एक होता है कैजुअली वहाँ इधर-उधर से थोड़े बहुत पैसे आए हैं, ये रेगुलर इनकम हो गई है। तो ये क्योंकि जुर्माना और ज़मानत राशि रेगुलर तो है नहीं, कैजुअल राशि है। तो इनके लिए अलग गुल्लक बना दी गई है, ठीक है? जिसका नाम है सार्वजनिक खाता, ठीक है? तो जो अदालत वगैरह में ज़मानत राशि है, एक तरह से भी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, एसडीएम भी और ये भी, ठीक है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने की वजह से इनके पास ये एक तरह से अदालत की तरह ही काम करते हैं, तो ज़मानत राशि वगैरह जमा होते हैं, जुर्माना वगैरह जमा होते हैं। तो इसके लिए यहाँ से जो भी पैसे इकट्ठा होता है, इसके हिसाब-किताब रखने के लिए या इसका दुरुपयोग ना हो, तो सार्वजनिक खाते में ये राशि रखी जाती है, ना कि कंसोलिडेटेड फंड में, ठीक है? तो जो संचित निधि है उसमें ये पैसा नहीं जाता, बल्कि इसके लिए एक अलग से सार्वजनिक खाता बनाया गया है। जैसे कि ये हो गया कंसोलिडेटेड फंड यानी कि संचित निधि, ठीक है? रेगुलर जो खाता है, और ये कैजुअल है या रेगुलर नहीं है, तो इसलिए सार्वजनिक खाता है ये, ठीक है? तो गाइस आज की क्लास यहीं तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम करेंगे आर्टिकल 285 ऑनवर्ड्स, ठीक है? तो आर्टिकल 285 ऑनवर्ड्स करेंगे, और कोशिश रहेगी, देखिए मैं कोशिश तो करती हूँ जल्दी खत्म कराने की, पर हो नहीं पा रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि सभी आर्टिकल्स इतने इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे, जब मैं करने बैठती हूँ, जब मैं पहले पढ़ती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि ये कौन से आर्टिकल कब-कब आए हुए हैं। तो जैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखती हूँ, तो उनमें पता चलता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन उठाए हुए हैं, वहाँ से भी उठाए हुए हैं, और कई क्वेश्चंस तो ऐसे कि कई आर्टिकल्स को शामिल करके बनाए हुए हैं।
तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आपको सभी आर्टिकल्स की अच्छे से नॉलेज हो, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। नहीं तो आधा-अधूरा बताने में कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों का, ना ही मेरा। क्योंकि साथ में देखिए मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी ज्ञानवर्धन हो, तो मैं सारा एज़ इट इज़ पढ़ रही हूँ। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ऐसे मैं 3 बार पढ़कर तब आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप सोच सकते हो कितना इम्पोर्टेंट होगा ये। तो आप प्लीज़ अ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? सब्सक्रिप्शन बहुत कम है मेरे चैनल के, पता नहीं क्या ही इस एल्गोरिथम है यूट्यूब का, क्योंकि मेरा फर्स्ट चैनल है इस तरह का, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। आप लाइक, सब्सक्राइब और उसके बाद कमेंट भी करिए प्लीज़। कमेंट जो भी आपकी क्वेरीज़ हो, वो कर सकते हो। कुछ आपको नया चाहिए तो, कोई आपको एडवाइस देनी है तो भी, या कोई आपको इश्यू है, ठीक है? देखिए कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हो सकता है, देखो मैं सर्वज्ञानी तो हूँ नहीं, है ना? आप लोगों की तरह ही हूँ, बस थोड़ा-सा मैं ये है कि यूट्यूब पे डाल रही हूँ अपना, थोड़ी-सी टीचिंग स्किल्स आती है, बस इतना ही है, ठीक है? इसके अलावा कुछ आप लोगों से अलग नहीं हूँ, भगवान हूँ नहीं, है ना? भगवान नहीं हूँ, ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया, बट मेरा कहने का मतलब है कि गलतियाँ होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो जो गलतियाँ हैं वो दूसरे लोग ना कर पाएँ, इसलिए कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो कि आपने ये गलत बोला या गलत हो गया, है ना? हालाँकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ाऊँ, कुछ गलत ना जाए आपके पास, पर फिर भी चली जाती है ना, गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। तो आप प्लीज़ डू मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, आर्टिकल 280 से अगर आपको कुछ और भी चाहिए, जैसे कि आर्टिकल 280 से जो हमने सिफ़ारिशें हैं ना, 15th जो कमीशन है, उसकी जो सिफ़ारिश है, अगर आप कहोगे तो मैं वो भी करा दूँगी। हालाँकि 15 से जो मेन है वो यही है कि 41% जो भाग है, वो राज्यों को दिया गया है, ठीक है? इससे पहले 42% था, पर जो पिछला आयोग था ना 14वां, उसमें 42% हिस्सेदारी थी राज्यों की, अब 41% है, क्योंकि अब जो जम्मू कश्मीर है, वो राज्य नहीं रह गया बल्कि यूटी का हिस्सा हो गया था, ठीक है? और लद्दाख भी। तो 2 यूटीज़ बन गई, तो उनका जो 1% है, वो राज्यों में से माइनस करके, क्योंकि आपको पता ही है यूटी का जो प्रशासन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार सँभालती है। इसलिए वहाँ से 42 से 41% हो गया। मेन तो यही था, ठीक है? बट इसके अलावा भी अगर आपको 15वें वित्त आयोग की सिफ़ारिशें पढ़नी हैं और क्या-क्या सिफ़ारिशें क्यों दी गई, इसके पीछे के रीज़न्स जानने हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो, मैं वो भी करा दूँगी। मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं कराया क्योंकि जो एक मेन इम्पोर्टेंट है वो तो मैंने यहाँ बता ही दिया। इसके अलावा जो पीसीएस में पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन्स, उसमें कहीं पर भी वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के बारे में अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा था। हो सकता है मेरे दिमाग से या मुझसे स्किप हो गया वो क्वेश्चन, हो सकता है। देखो, ठीक है? लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि अगर आपको 15वां वित्त आयोग की सिफ़ारिशें चाहिए और वो भी बिल्कुल क्रक्स वे में कि जो-जो इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं लेकर आ सकती हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो कोई इश्यू नहीं है, आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में जो भी हो, जैसा भी हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।